हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रीकी फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आईआईटी क्रैक करने का कुछ गारंटी है क्या, और इन द सेंस अगर हम अगर हम कुछ पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर फॉलो करें तो कोई सक्सेस रेट है क्या कि ऑलमोस्ट 90% या 95% गारंटी से हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा फेक है, सुनने में थोड़ा मतलब लगेगा कि शायद ये एक जस्ट दिखा हुआ है, मगर पर्टिकुलर कुछ तरीका है। एक्चुअली में ऐसा है, अगर उसको ठीक ठाक से फॉलो किया जाए तो एक्चुअली में कोई 95% गारंटी से तो बोल ही सकता है कि ही और शी कैन क्रैक द एग्जाम। तो आज हम वो सब तरीका डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में कैसे इसको करते हैं। तो पहले आपको उसमें जाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना है। पहले आपको इतना क्लियर जाना चाहिए कि आपको आईआईटी क्रैक करना क्यों है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि आपको आईआईटी क्रैक करना ही क्यों है, तो आपको क्रैक करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो आप पहले ही पॉइंट में फेल हो गए। तो आपको अगर क्रैक करना है और वो 90% गारंटी के साथ, तब आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको क्रैक करना क्यों है। तो पहले हम लेते हैं मैक्सिमम बच्चे क्यों आईआईटी के पीछे इतना दौड़ते हैं। तो इसका मेन मोटा रीजन ऐसा है कि क्लास 12 के बाद, मतलब 18 साल के बाद लोग आईआईटी में घुसते हैं और 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 22 साल में आपके हाथ में जॉब है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, मतलब जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं कि आपको 22 साल में आपके हाथ में जॉब है, एकदम आप लाइफ में काइंड ऑफ सेटल हो। तो मगर इसमें लोग एक चीज गलती कर देते हैं, लोग इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि इसके लिए लोग 1 साल 2 साल ड्रॉप दे देते हैं। 1 साल 2 साल ड्रॉप दे के तैयारी किए, उसके बाद आप क्रैक किए, फिर तो आपका उम्र 22 नहीं 24 हो गया ना। उसमें दिक्कत ये है कि आप अगर बिना प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप दिए, आप अगर कोई नॉन आईआईटी कॉलेजेस जैसे एनआईटी में कुछ अच्छा कॉलेज जैसे वेस्ट बंगाल का जादवपुर हो गया, वैसा कुछ अच्छा कॉलेज से आप अगर पढ़ाई करके जॉब ले लेते हो, तो सॉरी, आप अगर वैसे अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट कर लेते हो, आई मीन बीटेक, उसके बाद आप बहुत आसानी से गेट देके कोई अच्छे आईआईटी में, टॉप आईआईटी में एमटेक या एमटेक तो कर ही सकते हो। और उससे भी बेटर ऑप्शन आपके पास होगा कि आप बाहर जाके फॉरेन से एमएस कर सकते हो। तो ये अगर आपने कर लिया, आपको आपको आईआईटी का इक्विवेलेंट जॉब ही मिलेगा एमटेक से। अगर आप अच्छे आईआईटी से एमटेक करते हो और अगर आप बाहर से एमएस कर लेते हो, फिर आपको तो बेटर ही जॉब मिलेगा आईआईटी से। तो आप 2 साल ड्रॉप देके यहाँ पे पहुंच रहे हो, मतलब आपका उम्र हो रहा है 24 साल, और आप वही 2 साल एमटेक या एमएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब भी आपको 24 साल में इक्विवेलेंट जॉब या उससे बेटर ही जॉब मिल रहा है। तो आप अगर मतलब सिर्फ जॉब के लिए भाग रहे हो, तब फिर आपको इतना ड्रॉप देके, इतना कुछ टाइम वेस्ट करके आईआईटी के थ्रू जॉब में घुसने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस लिए क्रैक करना है आईआईटी। वो आपका मोटिवेशन मैं आपको नहीं बोल सकता, आपका मोटिवेशन आपका आपका खुद का होना चाहिए। जैसे किसी का हुआ कि मेरे को इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज से मेरे को पढ़ के मेरा नॉलेज को एकदम नॉलेज को एकदम सैचुरेट करना है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। वो अगर आपका हुआ, आपको अगर बहुत कुछ जानने का अगर चाहत है, फिर तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जॉब आपके लिए है नहीं।
फिर आपको बीटेक के बाद एमएस या पीएचडी में जाना बेटर होगा। तो मतलब आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए भाग रहे हो। तो वो चीज आपको खुद को ही डिसाइड करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे क्रैक करते हैं। तो आप अगर इस पार्ट में क्लियर हो कि आपको क्यों आईआईटी क्रैक करना है, उसके बाद आपको 3 पिलर चाहिए। 3 पिलर आपका एकदम पक्का होना चाहिए। ये आपका हुआ पिलर नंबर 1। उसके बाद ये 3 पिलर, ये 4 पिलर लेके आपका आईआईटी का बेस बनेगा। तो सेकंड पिलर है ये मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? आपको कोई पुश करके पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर आप खुद से ही आपका रीजन क्लियर है और आप खुद से ही खुद को ऑलवेज पुश करे जा रहा हो, आप खुद ही मोटिवेटेड हो। तो अगर आपको बाहर से पुश किया जा रहा है कि अगर आप पेरेंट्स के लिए, आसपास के लोगों के लिए, आसपास के लोग आपको कुछ सुना रहे हैं उसके लिए अगर आप भाग रहे हो आईआईटी, तो फिर दैट इज नॉट अ गुड मोटिवेशन। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में नेगेटिव असर पड़ता है। तो वो एक गुड मोटिवेशन नहीं है। आपको अगर क्रैक करना है तो वो चाहत आपको खुद के अंदर से आना चाहिए। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट और पढ़ने का प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर टाइम, ये दोनों चीज सबसे अहम चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट में ये चीज आपको नहीं करना है कि पूरा दिन आप पढ़ते रहे 24 घंटा सिर्फ आप पढ़ रहे हो। वैसे अगर करोगे फिर आपका क्या होगा? टाइम तो आप इंक्रीज कर दिए मगर उसके साथ साथ आपका एफिशिएंसी घटेगा। तो आप अगर पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम दे रहे हो, उसके साथ साथ खेल रहे हो, उसके साथ साथ कुछ सिंगिंग कर रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आप पढ़ने से मतलब पूरे दिन से कुछ टाइम कंज्यूम कर लिए को करिकुलर एक्टिविटीज में, मगर उससे क्या होगा? आपका पढ़ने का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप बेटर थ्रूपुट दे रहे हो। थ्रूपुट मतलब आप कितना ज्यादा कवर कर रहे हो, कितना ज्यादा आप टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहे हो, उसको थ्रूपुट बोलते हैं। तो आप अगर पढ़ने के साथ साथ ये सब चीजें भी करोगे तो आपका थ्रूपुट मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें ये सब चीज भी होना चाहिए। उसके बाद है पढ़ने का प्रॉपर डाइट। तो उसको थोड़ा बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट एक बार ध्यान से देखिए, आपको कैसे पढ़ना है। आपको आप अगर रैंडमली कुछ भी बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। तो आप ऐसे करो, स्टार्ट करो बेसिक बुक से। जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ के आपको जो भी डाउट हो रहा है उसके लिए आप ट्यूशन में जाके, कोचिंग में जाके सर से पूछो, वो सब डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरा वीडियो देखो, देख के आपका डाउट्स क्लियर कर लो और कंसेप्ट बिल्डअप कर लो। तो आप जब ये ट्यूटोरियल्स करके, कोचिंग करके या फिर ऑनलाइन मेरा वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद आप चले जाओ डायरेक्टली जेई के एग्जाम्स, आई मीन जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। ये चीज बहुत ही जरूरी है। आप इसमें और इसमें जितना टाइम दोगे टोटल, उतना ही टाइम इसमें भी देना चाहिए। तो अब आते हैं ये फ्लो चार्ट के लूप में। मान लीजिए कि आपको कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में आपको जाना है रेफरेंस बुक में। अगर आपको ट्यूशन जाके या फिर मेरा वीडियो देख के सारा डाउट्स क्लियर हो गया, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स पढ़ के, थ्योरी बेस्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर कुछ चीजें नहीं हो रहा, उसके लिए आप ये रेफरेंस बुक में जाओ और फिर पढ़ो। उसके बाद फिर से आप जेई के एग्जाम सॉल्व करो, आई मीन जेई के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर सॉल्व करने के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बेस्ड रेफरेंस बुक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करो।
तो मैं ये तीनों टाइप्स के बुक्स का नाम बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये पहला बेसिक बुक, उसके बाद ये थ्योरी के लिए रेफरेंस बुक, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेफरेंस बुक। तो नेक्स्ट स्लाइड उसमें आते हैं। तो उसमें जाने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, ये वीडियो शायद 9th के या 10th के भी बच्चे देख रहे होंगे, तो उनके लिए बोलूंगा, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग 9th या 10th में अभी है उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। जो लोग 11th में ऑलरेडी आ गए हैं उनके पास एकदम फुल फोर्स में तैयारी शुरू करना है, उनके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मगर जो लोग 10th में या 9th में है उनके लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ये है, वो लोग इस टाइम को बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा सा लूज करके, थोड़ा सा कम करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका बोर्ड का एग्जाम में थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया, मगर वो मार्क्स अल्टीमेटली क्या होगा, आप अगर बीएससी ऑनर्स लेके या फिर मतलब जहाँ पे बोर्ड्स का मार्क्स चाहिए होता है एडमिशन के लिए, वैसे जगह पे अगर आप एडमिशन लेने नहीं जा रहे हो, आपको अगर इंजीनियरिंग ही करना है, फिर तो आपको आपके लिए बोर्ड्स का मार्क्स यूजलेस है। तो उसके लिए आप बोर्ड्स का पढ़ाई ठीक है करते रहो, मगर उसमें से थोड़ा सा टाइम काट के आप ये चीज पढ़ सकते हो। तो जो लोग 9th या 10th में हैं वो लोग क्या कर सकते हो, ये पहले ये मैथ्स का बुक पढ़ो, मैथ्स का एक 11th एंड 12th का, तो ये एक अच्छा सा बेसिक बुक खरीद लो। तो जिन लोगों को फिजिक्स इतना पसंद नहीं है वो लोग एनसीईआरटी एटलीस्ट मत पढ़ना, एनसीईआरटी का मैथ्स बुक बहुत घटिया है, वो छोड़ के कोई भी एक अच्छा सा मैथ्स बुक 11th एंड 12th का खरीद लो, वो पढ़ो। और बाकी लोग मतलब आर डी शर्मा पढ़ सकते हो, मतलब आर डी शर्मा ही पढ़ना है ऐसा कोई जरूरी है नहीं। मतलब आप कुछ भी एक बेसिक बुक जिसमें अच्छे से सारे मैथ्स का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसा बुक पढ़ सकते हो। अब इसमें मैं कुछ कुछ इस मैथ्स में से मैं कुछ कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर दिया हूँ कि अगर आप ये सब टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपको 11th और 12th में जाके फिजिक्स समझने के लिए जितना मैथ्स चाहिए वो सारा कवर हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप एक बात आपको अभी पता नहीं होगा, जो लोग 11th सॉरी जो लोग 9th और 10th में है उनको एक चीज पता नहीं होगा, 9th और 10th का फिजिक्स थ्योरी बेस्ड है, उसमें मैथ्स का इतना कुछ हार्ड प्रॉब्लम कुछ भी है ही नहीं एकदम अगर मैं जीरो बोलूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा, उसका टफनेस एकदम जीरो है। मगर जब आप 11th और 12th में आओगे तो सारे ही प्रॉब्लम्स आपका मैथ्स बेस्ड ही होगा, उसमें आपको भर भर के सिर्फ मैथ्स ही करना है फिजिक्स में। तो ये चीज कंप्लीटली एक डोमेन शिफ्ट है, 9th-10th का फिजिक्स और 11th-12th का फिजिक्स एक कंप्लीट डोमेन शिफ्ट है, तो वो बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप पहले मैथ्स का ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो। मैं 90% बच्चों के साथ ये चीज होते हुए देखा हूँ कि मैथ्स में कमी की वजह से फिजिक्स में इंटरेस्ट लूज होके एकदम जीरो हो जाता है। तो ये चीज हर बच्चों के साथ होता है, आप इसको मतलब सीरियसली लो, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। तो मैथ्स का पहले कवर कर लो, उसके बाद अगर अगर कुछ बच्चों के पास बहुत ज्यादा पढ़ने की क्यूरियोसिटी बढ़ गया, अगर आप मैथ्स छोड़ के भी कुछ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तभी आप ये सब कवर करने के बाद ये बुक पढ़ सकते हो। ये एक बुक है, ये बाहर के ऑथर का है, तो ये एक्चुअली 11 प्लस 12 का बुक नहीं है, ये एक्चुअली इन जनरल लिखा गया है। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बाई हैलिडे एंड रेजनिक। तो इस बुक से आप क्या करना, जो भी आपका 9th-10th का चैप्टर्स है वो उनमें से वो चैप्टर्स इनके जिस जिस चैप्टर से मिलता है वो सब चैप्टर्स आप कवर कर लो इस बुक से। तो आपको उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में डिटेल में दिया होगा और आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो ये आप 9th-10th में कर सकते हो। अगर आप उसके बाद 11th में आ गए हो तो आपको जो करना है, आपको जिन लोगों को
इतना भी अच्छा नहीं लगता फिजिक्स उनको। एक उनको पहले तो बेसिक ये एनसीईआरटी का बुक कवर करना है। एनसीईआरटी का बुक कवर करने के बाद आपको जाना है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सारा ही सॉल्व करो जितना आपके पास अवेलेबल है। आपका बाकी कुछ हो ना हो, एटलीस्ट ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, सारा आप सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपको ये बुक आप सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका रेफरेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक का रेफरेंस है ये। मैं ये जिनको फिजिक्स इतना अच्छा लगता है, मैं मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि वो लोग फिजिक्स में ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैं थ्योरी बेस्ड रेफरेंस बुक यहाँ पे नहीं दिया हूँ। तो बस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड एक रेफरेंस बुक है, अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको ये देख के आप सोचोगे कि मैं ये 2 खरीदूं या फिर मैं ये एनसीईआरटी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रीवियस ईयर्स प्लस ये रेफरेंस बुक का प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 खरीदूं। तो ये कैसे खरीदना है वो आपको डिसाइड करना है। ऐसे मैं फिर से जाऊंगा मेरे पुराने फ्लो चार्ट पे। आपको देखना है कि आपको आपका जो कोचिंग में या फिर जो भी ट्यूशन में आपका करंट चैप्टर चल रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर आपका है मोशन इन वन डायमेंशन, तो वो चैप्टर आपका जब तक चलता है, लाइक सपोज मान लीजिए कि वो चैप्टर आपको कोचिंग में 2 हफ्ता चला, 2 वीक्स, तो आपके पास 14 दिन है, आपके पास 14 डेज है। तो आपको 14 डेज में एनसीईआरटी भी पढ़ना है, उसके बाद आपको डाउट्स भी क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे ही प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस सारे ही सॉल्व करना है। उसके बाद भी अगर आपको टाइम बच जाता है, तब आपको जाना है ये प्रॉब्लम बेस्ड रेफरेंस बुक्स में। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि आपको 14 दिन में आपके पास और टाइम नहीं बच पाया, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद आपने डाउट क्लियर किया, उसके बाद आपने ये सारे प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स जेईई मेंस जेईई एडवांस सॉल्व किया, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तब आपको इस थर्ड सेक्शन में नहीं घुसना है, आपको रेफरेंस बुक को अवॉइड करना है। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों एक साथ पढ़ना है। तो 14 दिन में आपको तीनों एक साथ कंटिन्यूअसली पढ़ते जाना होगा। तो तीनों एक साथ पैरेलली पढ़ते हुए अगर आपको 14 दिन में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तभी इसमें जाना है। और अगर तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हुए आप देख रहे हो कि 14 दिन में सिर्फ यही 2 कवर हो पाया, तो इतना ही रहने। क्लियर? अब मैं जाता हूँ जिन लोगों को फिजिक्स और अच्छा लगता है उनके लिए, उन लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट किया हूँ, ये एचसी फार्मा का फॉर थियोरिटिकल रेफरेंस। आपको अगर कुछ भी थ्योरी क्लियर नहीं हो रहा है, आपको अगर जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि पर्टिकुलर कोई चीज कैसे हो रहा है, तो ये बुक आप जरूर पढ़ना। और ये एचसी फार्मा का बुक का क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। मेनली उनका जो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम्स है, न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम्स है, वो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम्स बहुत ही क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। तो ये एनसीईआरटी का बुक आप जरूर सॉल्व करना। और उसके साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स कोई मैक्रोवेल का, ये आपको मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड रेफरेंस बुक के तरफ से सजेस्ट किया है। और जिन लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को अगर टाइम बच जाए, मैं ऑलवेज मेंशन कर रहा हूँ, अगर टाइम आपके पास, जैसे वो मैं बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ पढ़ते हुए 14 दिन में अगर टाइम बच जाए, तभी आपको ये सब खत्म करने के बाद आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये थर्ड बुक जो है, ये है हैलिडे रेजनिक का, वही प्रीवियस बुक जो क्लास 9-10 के लिए मैंने बोला था। उनका थ्योरी तो अच्छा है क्लास 9-10 के लिए, मगर उनका
प्रॉब्लम्स भी बहुत ही क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, तो आप वो जेई एडवांस के लिए सॉल्व कर सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मगर मैं यहाँ पे आपको और भी टफ बुक सॉल्व करवा सकता था, क्योंकि आपको फिजिक्स बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे शायद बहुत सारे बुक का नाम आप सुने भी होंगे, लाइक आयरोडोफ का एक बुक है, रशियन ऑथर है आयरोडोफ। मगर उनका बुक मैंने यहाँ पे सजेस्ट इसलिए नहीं किया, वो सब प्रॉब्लम्स आई थिंक दैट आर नॉट सो मच रिलेवेंट टू जेई एडवांस्ड। आपको ये अगर रीजनिंग का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए तो आई थिंक काफी है। आपको आयरोडोफ सॉल्व करने की जरूरत है ये तो मुझे नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो आप जरूर खरीद लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऑलवेज ये ध्यान रखना, अगर टाइम बचता है तभी आप खरीदना। इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करते हुए आपका अगर नेक्स्ट चैप्टर छूट जाता है, उससे खराब कुछ नहीं होगा। अब मैं आता हूं कि मैं इस वीडियो सीरीज में कैसे पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं कवर करूंगा कुछ मैथ वीडियोस कवर करूंगा, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। इसमें सबसे 11th-12th के फिजिक्स पढ़ने में सबसे जरूरी चीज ये है, पहले मैथ्स समझना। ये गलती सब बच्चे करते हैं और सब बच्चे लास्ट में जाके बोलते हैं कि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रहा। तो ये गलती मत करना। पहले मैं मैथ्स वीडियोस कुछ कवर करूंगा, बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आपको फिजिक्स समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं जाऊंगा फिजिक्स में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि पहले आप बेसिक बुक एनसीईआरटी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको आप अपने कोचिंग के वीडियोस देख सकते हो या फिर मेरा वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ आपको डाउट्स क्लियर होंगे। और फिर बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको डाउट्स किस चीज पे आना चाहिए, कौन से टॉपिक पे उनको सवाल पूछना चाहिए। मतलब सवाल पूछना मतलब मेंटली खुद ही खुद को पूछना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रहा है। ये चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आता। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, वहां पे बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को ऐसे फील होता है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, इसके लिए उनके दिमाग में ये चीज आया है ना। मगर ऐसा चीज है नहीं। एक्चुअली न्यूटन के पहले भी बहुत सारे लोगों को ये कुछ एक फोर्स है सेलेस्टियल बॉडीज में या फिर मैसिव बॉडीज में, कुछ एक फोर्स काम कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों को पता था। तो जैसे आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि केपलर्स लॉ, फिर गैलीलियो भी थे, वो भी कैलकुलेट किए थे। वो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो खुद कैलकुलेट किए थे उस सब वैल्यूज कि कुछ एक फोर्स काम कर रहा है। मतलब अर्थ चीजों को पुल कर रहा है, दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ये सब चीजें लोगों को पता था। तो आपको इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछना है, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि बुक्स में बहुत कम लाइंस में, कम लैंग्वेज में लिख के खत्म कर देते हैं। तो वो सब चीजें थोड़ा सा डीप में हम लोग कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके बाद आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे करना है प्रोसीड्यूर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो ये स्टेप्स आपको हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है। मैं हर एक चैप्टर खत्म करूंगा 2-3 वीडियोस में। तो हर एक चैप्टर के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करते जाना है। साथ में ये लूप को भी आपको मेंटेन करना है। और ये तो मैं फिजिक्स के लिए कवर करूंगा, बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप जो भी कोचिंग कर रहे हो वहां पे भी सेम चीज करना है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूंगा। चलो बाय बाय।